अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। एक खबर छपी पाकिस्तान के मशहूर अखबार में, बड़े अखबार में, और इस खबर में बताया गया कल कि पिछले साल नवंबर में अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ बाहर से एक शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी था, ये इस खबर का बहुत चर्चा रहा। हमने भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की प्रोग्राम में। मैं बड़े बावसूख तरीके से जो भी मालूमात दस्तियाब हुई मेरे तक, वैसे थे सहाफ़ी, उसकी रोशनी में आपको बता सकता हूँ कि चाहे वो PTI के ज़िम्मेदार ज़राए हों या दीगर कंसर्न क्वार्टर्स, तो मेरे पास खबर है कि पिछले साल नवंबर में इस हवाले से खान साहब के साथ अडयाला में बाहर से आई किसी शख्सियत की कोई मुलाकात नहीं। दूसरा, अमरीकी कांग्रेसमैन का जो वफ्द पाकिस्तान आया हुआ, उस हवाले से भी खबर ले लें। स्पीकर असम्बली के ऑफिस से PTI की क़यादत को, जो दस्तियाब क़यादत है, टेलीफोन किए गए और उसके जवाब में बकौल स्पीकर असम्बली का जो ऑफिस है, हामी भी भरी गई कि जो स्पीकर का इशाइया है जिसमें ये अमरीकी वफ्द आया हुआ था अमरीकी कांग्रेसमैन का, उसमें शरीक होंगे, लेकिन PTI शरीक नहीं हो सकी। उसकी तावील कल बैरिस्टर गौहर भी दे रहे थे कि दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस हवाले से खासी तजाद पाया जाता है। तो इस खबर की भी तस्दीक हो गई कि दावतनामे ज़रूर किए गए। आज की सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो आज अलीमा बीबी की एक बार फिर मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से। वो फुटपाथ पे बैठी रहीं। सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात भी नहीं हो सकी। अलबत्ता जो फहरिस्त गई उसमें 2 अफराद अंदर नहीं जा सके, सलमान अकरम राजा और एक और फैसल फरीद चौधरी अंदर जाने में कामयाब हुए। बाहर निकल के जो बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की उसमें 6 निकात इमरान खान साहब के तवज्जुह से बाहर वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हुए। एक, डील के तासुर को ज़ाहिर कर रहे हैं इमरान खान साहब, और दूसरा, माइंस एंड मिनरल एक्ट के ऊपर ये कहा जा रहा है, जो बड़ी अहम शर्त रखी है PTI ने, कि जब तक अली अमीन गंडापुर और सियासी क़यादत इमरान खान साहब से नहीं मिल लेती तब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं होगा। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से उनकी एक पोजीशन है, इलेक्शन पटिशन्स का मामला है, और पार्टी क़यादत को ये आगाह किया गया है, ये तंबीह की गई है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। ये 5 वो निकात हैं, और छठा नुकता अपोजिशन अलायंस का है। उस अलायंस में भी मौलाना PTI से दूर जाते हमें दिखाई देते हैं। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन भी था, सिपा सलार और प्राइम मिनिस्टर भी मुखातिब थे, झलकियाँ आपने वो भी देखी हैं। और फिर भारत ने जंगी जुनून में जो मुब्तला भारत है, लेज़र हथियार के तजुर्बे का दावा किया। पाकिस्तान की पोजीशन इस पर क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है दिफाई कंपटीशन, इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना आतिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, पंजाब से सीनियर मिनिस्टर हैं एजुकेशन के राना सिकंदर हयात साहब, उनसे भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा बात। ये जो शेख वकास अकरम साहब का एलामिया है, उसमें जो उन्होंने एक्स के ऊपर पोस्ट की है, वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है मैंने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। यहाँ से उनका जुमला शुरू हो रहा है। जो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू है उसमें कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया, ये तासुर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन दोनों लाइन्स में तजाद क्यों है? जी शुक्रिया जामी साहब। जामी साहब, आप बड़े दानश्वर आदमी हैं और आप समझते हैं कि ये दो इसमें कोई तजाद नहीं है। देखें, एक ये कहना कि किसी को इस टाइम इस वक्त किसी को मैंडेट नहीं दिया हुआ, ये एक अलग बात है, और ये कि मुज़ाकरात के हमने दरवाजे बंद नहीं किए हुए, ये एक अलग बात है। मुज़ाकरात के दरवाजे ना करने का से मुराद ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए, और ये आज से नहीं है, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात हम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए, और मुज़ाकरात हम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है पहले दिन से। ये आज से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट नहीं है। अब मैं आपको याद करूँ कि लास्ट ईयर जून के अंदर भी खान साहब ने ये कहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। उससे पिछले साल 2023 के अंदर भी खान साहब ने ये कहा था। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, आई कैन अंडरस्टैंड उसकी रीजनिंग है, क्योंकि ये जो जमातें हैं, ये तो इनका तो सारा जो इन्हिसार है वो सारी इसी चपकलश के ऊपर इनका इन्हिसार है। वोटों के ऊपर तो इनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो जब भी हम ये बात करते हैं तो वो इनको इतनी फिक्र लाहक हो जाती है, और आप इस चीज के गवाह हैं कि ये इतने परेशान हो जाते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं हम हमारी हुकूमत के दिन गिने गए हैं, या हमारी हुकूमत चली जाएगी। ये इतने फिक्रमंद हो जाते हैं, और कई दफा तो मुझे इनको देख के तरस भी आ जाता है कि बेचारे इतने परेशान हो गए।
तो हम तो ये चाहते हैं कि आप मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए? आप मुझे बताएँ ना कि इमरान खान साहब जो हैं जेल में इस टाइम किस जुर्म की बर्दाश्त में अंदर बैठे हुए हैं? आप सब लोगों को पता है, कोई जुर्म नहीं है इमरान खान साहब का, ठीक है ना? वो सिर्फ़ और वो एक सियासी कैदी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 300 मुकदमात में से 290 के चले अंदर उनकी मैंने आज मैंने जो राना साहब को ज़हमत दी हुई है वो पंजाब के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जो इस्लाहात मुतारिफ वो करवा रहे हैं उसके ऊपर ही मैंने बात करनी है। पंजाब में गंदम का मसला भी है, उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन ज़ाहिर बात है सियासी रहनुमा भी हैं, पंजाब सरकार की नुमाइंदगी करते हैं और जब भी अडयाला का जिक्र आता है तो उंगलियां पंजाब हुकूमत पे आती हैं। तो राना साहब, इससे पहले कि आपकी वजारत से जुड़े सवाल आपकी खिदमत पेश करूं, आज फिर अलीमा बीबी को रोक लिया गया है। पीटीआई कहती है अमूमी तौर पर कि जी ये पंजाब सरकार की वजह से मुलाकातें नहीं हो पाती। क्यों नहीं मिलने देते आप अलीमा बीबी को, सलमान अकरम राजा साहब को, जबकि कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं? साहब का पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरा, कमिंग टू द पॉइंट जी, कि मैं पहले तो मेरे भाई हैं मोहतरम, उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की, बट मैं उन्हें याद कराना चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स मैं उन्हें बताता हूं जो शायद उन्हें उनके आरटीएस उन्होंने क्यों बिठाया, आज उन्हें फॉर्म 45 47 याद आ रहा है। मेरा ही हल्का है 2018 के अंदर NA 134 और 13,000 वोट रिजेक्ट करके 200 वोट से इन्होंने हमारी नेशनल असेंबली की सीट 3 दिन आरटीएस बंद करके हराई। और मैं PP 183 मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है जी, वहां पे पीटीआई के वोट हैं 14,000 और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट हैं 54,000। आतिफ साहब, और ये मेरे साथ आए, मैं इन्हें इन्वाइट करता हूं कि मेरे एक पोलिंग स्टेशन पे चलें, मेरे साथ जिस जगह जाना चाहते हैं, जिस फोरम पे, मैं इन्हें ओपन इनविटेशन दे रहा हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि जिस फोरम पे कहें मैं इनके साथ ये, और न्यूट्रल फोरम्स पे कहें, ये इलेक्शन कमीशन के फोरम पे कहें, ये जुडिशरी के फोरम पे कहें, ये मोरल ग्राउंड्स पे कहें, ये मैदान में वैसे डिबेट पे कहें, मैं इन्हें इनवाइट करता हूं कि ये मेरा हल्का PP 183 उसका एनालिसिस करें। और नौजवान जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह PMLN को ट्रस्ट किया और जिन पॉलिसीज का ये जिक्र कर रहे हैं और जो बातें आज ये सियासी कैदियों की कर रहे हैं, मैं वैसे एक जमहूरी आदमी हूं क्योंकि हमने बड़ा फेस किया मुशर्रफ साहब को, और हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने जो गवर्नमेंट्स की इस मुल्क में उसके बाद मुश्किलात देखी। बट बार कैफ मैंने याद कराना चाहता हूं कि वो राना सनाउल्लाह के दिन ये याद करें जब ये साथ उन्हीं मोहतरम अफसरान को बिठा के जिनके खिलाफ आज ये फतवे देते हैं, ये कहते थे कि उन्होंने हेरोइन जो है उसकी स्मगलिंग की। नहीं, उसको तो अब ये उसको तो पीटीआई कहती है कि वो गलत था। किस तरह इन्होंने मानती है कि वो गलत था। इनटू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब्स बेडरूम एंड हु वाज इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट देन। क्या मैंने ये याद कराऊं कि ये किसकी बैसाखियों पे बैठ के यहां तक पहुंचे और टीवी प्रोग्राम्स पे बैठ के किस किस की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। राना आतिफ साहब, आपको जो सिकंदर साहब ने चैलेंज दिया है, सिर्फ बातें इन्हें याद जी, मैं वही मुझसे पूछ रहा हूं कि इन्होंने मोरालिटी पॉलिटिक्स पे लेक्चर देने हैं तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, ये आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली, जिसमें मैं इन्हें आईना दिखा सकता हूं। आपने ऑन एयर एक बहुत बड़ा दावा किया है, हम उनसे पूछ भी लेते हैं। राना आतिफ साहब, क्या आप सिकंदर साहब का ये चैलेंज कबूल करते हैं? वो कहते हैं आए मेरे हल्के में, आपने जो भी रिजल्ट्स के बारे में तहकीक करनी है वो करवाने को तैयार हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कराता हूं, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बुला लें, रिजल्ट्स निकाल लें। एक वोट जाली साबित हो गया, बाखुदा आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं रिजाइन करूंगा ये लोग, और साथ ही इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है उन्होंने। 2018 का भी एनालिसिस राना सिकंदर साहब ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। आतिफ साहब, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? और हाँ जी, और दुनिया की टॉप एजेंसीज को बुला लें कि अगर एक वोट की भी यहाँ MLFID हुई हो। और 2018 में इन्होंने कैसे आरटीएस बिठा के 3 दिन रिजल्ट रोक के हमें ये सीट हराई 200 वोट से, 2018 का भी और 2023 का भी। भाई राना साहब, आतिफ साहब के प्रोग्राम के तवज्जुह आतिफ साहब, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी पेशकश उन्होंने आपको कर दी। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नहीं, मेरी बात सुने जामी साहब जी। ये जो भी राना साहब बात अभी कर रहे थे, पंजाब के अंदर नेशनल असेंबली के 141 हल्के हैं, ठीक है ना? ये अपने हल्के की तो और प्रोविंशियल असेंबली के तकरीबन कोई जो डायरेक्ट इलेक्शन है, मेरा ख्याल है 280 प्लस हल्के हैं। तो मैं जो मेरे भाई ने अभी जो बात की है, तो पहले तो मैं इनको ये कहूंगा कि 2 हल्के ये हम इनको अपनी चॉइस के दे देते हैं। अगर ये वो खिलवा दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे डर है कि इनकी वजारत ही ना चली जाए अगर इन्होंने ऐसी बात की,
एक ये सलमान अकरम राजा वाला, सर, ये और चौधरी वाला मैंने जो गुजारिश की है, आप देखें, मैंने आपको ओपन ऑफर की है। भाईजान मैं जिस हल्के से जीत के आया हूँ, PP 183 नंबर है, आप आए, आप उससे ऑफ टॉपिक ना जाएं, आए मैदान में अब मुकाबला करें। मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूं, आप मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं किसी और मैंने तो आपको कह दिया मेरे भाई आपसे कैसे कर सकता हूं? मैंने तो आपके हल्के को कंटेस्ट नहीं किया ना। मेरे हल्के का फोरेंसिक कराएं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मेरी बात तो सुनने, आप बात को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं मेरी? मैं आपको कह रहा हूं इंटरनेशनल, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप उधर नहीं आ रहे, कोई और दो हल्के लाएंगे जी। यही बातें कर करके आपने पहले इस कौम के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दी थी, यही बातें कर करके आपने 50 लाख घर दिए थे। यही बातें कर करके कभी अमेरिका की गुलामी, कभी अमेरिका से यारी, कभी गुलामी बचाएगा डोनाल्ड ट्रंप। सो प्लीज लेट अस स्टे फोकस्ड। मेरा हल्का है, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है। भाईजान आप क्या बात करी जा रहे हैं? आपके दफा क्या कि आपकी हल्की की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, और पूरे पंजाब की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। अभी आपने कहा कि ये जा नहीं सकते, तब आप मेरे से मुखातिब थे। अब मैंने आपको इनवाइट किया तो आप कह रहे हैं कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। आतिफ साहब, बात यह है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर था। आतिफ साहब, बात यह है कि टिकट पे जीता हूं, उन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, खोले मेरा हल्का। उसूली तौर पर तो आतिफ साहब बात यह है कि सिकंदर साहब, जारी बात है, मिसाल के तौर पर अपना हल्का ही पेश करेंगे ना, तो वो अगर उस मिसाल, मैंने जामी साहब, मैंने कब कहा मैंने इनको कहा कि ये नहीं आए, या मैंने कहा ये आए हुए हैं? चले ये तय करते हैं, मैं खुद ही लेके आ रहे हैं, तय करते हैं। तो चले मैं आपको ये ऐसी कि मैं कादिर साहब से मैंने बड़ी, क्योंकि जी 46,000 वोटों से जीत के आया हूं, तो इसलिए पीटीआई पूरे पाकिस्तान में सारी सीटें जीत गई हैं। ये किस तरह की लॉजिक है? मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, ओवरऑल में बात चले, वो मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया ना। पूरे हल्के आए, चैलेंज कबूल करें, लेट्स गो ऑन ग्राउंड। चले, ये आप तय करें ना। अभी आप मुझे, मेरे पास एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखते हैं, कादिर खान मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मैं उनकी जानिब भी जाऊं। कादिर साहब, ये इस वक्त सरकार समुद्र पर पाकिस्तानियों की तवज्जो भी हासिल करने में मसरूफ़ है। फिर पैरेलल हम देखते हैं खान साहब के 6 निकात भी सामने आए हैं। वो मुज़ाकरात के हवाले से तो मैंने स्टेटमेंट में जो तज़ाद है वो बताया, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि डील को मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर माइनर मिनरल एक्ट के ऊपर उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि अली अमीन गंडापुर और पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात होगी, तब हम फैसला करेंगे। और साथ मैं देख रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब हुँ या लीमा बीबी, उनको फिर नहीं मिलने दिया जा रहा। अब इसको किस चीज़ से हम ताबीर करेंगे? क्यों नहीं आखिर हुकूमत या इंतज़ामिया मिलने देती उनकी हमशीरा को या उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब? कादिर साहब, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत इकदाम है। बैसत कानून के तालिब इल्म और मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी का 10 साल हिस्सा भी रहा हूँ, तो हर कैदी का ये हक है कि उनसे वकला, फैमिली मेम्बर्स या यार दोस्त मुलाकात करे, चाहे वो सजा याफ्ता हो या अंडर ट्रायल हो, तो मुलाकात करानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात आपने जो मिनरल के हवाले से की, आज ही गंडापुर साहब ने उसका ऐलान किया है कि ये हम बनाएंगे और हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे। अलीमा बीबी ने उनके खिलाफ बयान दिए कि खान साहब से मशवरे के बगैर या उनकी रिहाई के बगैर उनके ऊपर बात ना की जाए। तो अब वो खुद उनके अंदर जो डिवीजन है वो आपके सामने है, मेरी और आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो खान साहब के हवाले से आज गौर खान साहब ने बात की है कि खान साहब ने कहा कि नहीं, हमने बात नहीं की है किसी को कि आप बात कर ले। तो मेरे ख्याल में हम और आप सब मुसलमान हैं, तो आजम स्वाति साहब मेरे हिसाब से वो इंतहाई वफादार आदमी है पीटीआई का। मेरी ज्यादा या सियासी इख्तिलाफ जरूर होंगे, मगर कुरान शरीफ आग पे रख के वो इंसान कम से कम झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि गौर खान साहब, ये पीटीआई के लोग जो मुख्तलिफ टॉक शो में मेरे साथ बैठ के वो डिनाई करते थे, तो क्यों ना शोकास देते उनको, दे दो उसको शोकास कि तुम गलत बयानी करे हो, तुमने खान के साथ जो है ना बिल्कुल हम सवाल चीजें जो ना वो की है, तो बड़ा आसान सवाल है। ये देखिए बात ये होता ना, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। ये मुज़ाकरात उससे कहा दिसंबर 2010 से 22 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं उसकी आर्मी चीफ की उस्ताद को रब्ता किए, फलां को क्या, फलां की, वो नाकाम हो गए। ये स्वाति साहब की स्टेटमेंट्स हैं, कामयाब हो जाए, ये स्वाति साहब की स्टेटमेंट्स हैं। जिस दिन ये कामयाब हो जाए, मेरी बात लिख ले, एक मर्तबा फिर वो कौम का बाप बना लेंगे आर्मी चीफ को। खुदा का वास्ता आर्मी चीफ को आर्मी चीफ में रहने दे, वो फोर्सेस का सरबराह है, उनको बाप बनाने की कोशिश दोबारा न करे, उनको अपना काम करने दे। बात ये होता है कि अगर आपके उनके दौर में सेम पेज, 1 पेज, ये सारा, और आईएसआई के दफ्तर में इमरान खान साहब तो ऐसे ही जाते थे जैसे बनी गाला जाते थे।
मैंने तो कभी यकीनन वज़ीर आज़म गए होंगे, लेकिन मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में जब से मुझे सियासत का पता है, मैंने किसी वज़ीर आज़म को ISI के DG के वो तब कादिर साहब तब एक पेज था ना, तब एक पेज था, एक सफा था। ओ भाई सारे एक पेज है ना, अभी क्या है, अभी कोई डबल पेज है, उससे पहले वाले को ट्रिपल पेज थे, वो सारे एक पेज पे होते हैं जो हुकूमत पे होता है। तो ये बात सारी कहने का मैं एक दो कि ये सारी इनकी पॉलिसी ये है कि एक गरम अगर कामयाब हो गए तो कौम कबाब, नाकाम हो गए तो वो पाकिस्तान का पता नहीं क्या क्या वो अल्फाजात देंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरा आपने ओवरसीज की आज बात की है, बड़ा अच्छा है कॉन्फ्रेंस हो, मैं इस हवाले से जो अच्छी बात है हुकूमत की वो उसको अप्रिशिएट करूंगा, और उनकी मराहत और उनकी जो मसाइल है उनके हवाले से जो इक़दाम का ऐलान किए मैं कहते हैं खुशाइंद है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर वो पाकिस्तान के सफीर है और वो पाकिस्तान गो के पैसे वो अपने घरों को भेजते हैं, मगर पाकिस्तान के ज़र मुबादला तो यकीनन बढ़ता रहता है। मैं एक ब्रेक ले लूं, उस बीच में हमने राना आतिफ साहब और राना सिकंदर साहब हल करना है और ये तय करना है कि क्या वो चैलेंज कबूल कर रहे हैं उनका या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं यहाँ पे मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू देखी कादिर खान मंदोखेल साहब की, उन्होंने भी उसूली तौर पर इत्तफाक किया कि ये जो मुलाकात नहीं हो पाती है लीमा बीबी की या बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की, उसकी वो मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए। तो सिकंदर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल पिछले चंक में था भी यही कि जो आपका या राना आतिफ साहब या PTA के डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शंस के ऊपर, वो तो अपनी जगह एक दूसरे को आप चैलेंज दावा करते रहेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर जो आज का है वो यही है। और हम बार बार अपने हर प्रोग्राम में, कादिर साहब मेरे प्रोग्राम में बड़ा रेगुलर आते हैं, हम अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों सरकार या इंतज़ामिया जो पंजाब के नीचे आती है अडयाला की, वो बुशरा बेगम को या अलीमा खान साहिबा को या उनको सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात की एक्सेस नहीं देती उन तक? सर, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, और मैं ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि मुलाकात जो है वो क्योंकि बेसिक राइट है तो उस पर एज पर स्केड्यूल उसकी इजाज़त होनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब गवर्नमेंट ने कभी इनकी मुलाकात रोकी हो। ये कोई ऐसा लेटर है तो सामने मंजर आम पे लाएं, ये ज़रूर हमेशा प्रोपोगेट करते हैं। और मैंने इसके बारे में 2-3 दफ़ा इंक्वायरी भी किया कि हम तो बेसिक राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हैं, और मुझे तो यही बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास कोई एविडेंस है कि इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी और वो फॉर्मली डिनाई की गई है, तो वो एविडेंस आपसे शेयर करें। हम तो समझते हैं कि जितनी मुलाकात जो एज पर रूल्स गिवन है उसके अलावा, यानी आप एक जिम्मेदार के तौर पर ये कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जी कि हमें अगर कोई रिटन फॉर्मल रिक्वेस्ट आई और हमने डिनाई की हो तो हम पे जरूर इल्जाम लगाएं, बट अगर वैसे ही स्टेटमेंट आके देनी है तो ये मेरा ख्याल है कि ये नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, जेल में सहूलियात के हवाले से भी मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि एक तरफ वो जो कहते थे कि इनके पंखे और AC उतरवाओ, और दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जो सहूलतें खान साहब को चाहिए वो दी जाती हैं एज सिटीजन। और मैं समझता हूं कि हमें इन सब को एक एज बेसिक राइट्स जो एक स्टेट के होते हैं उनमें सबको ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। काश ये जब इक़्तिदार में आए तो ये भी ये चीजें याद रखें। तो फिर अगर आप नहीं रोकते और आपकी तरफ से ये भी उसूली बात आपने कर दी कि इजाजत होनी चाहिए, हमने तो नहीं रोका, देन वो जब पहुंचती है अलीमा बीबी या बैरिस्टर सलमान अकरम राजा तो उन्हें रोक लिया जाता है और वो वहां की पुलिस रोकती है जो अडयाला में है। हमें फॉर्मली अगर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट भेजी हो, अगर ये कहें कि सुबह 10 बजे हम जाएं और हमारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएं, तो ऑब्वियसली वो तो इम्पॉसिबल टास्क है जिसकी ये बातें करते हैं। अगर उन्होंने फॉर्मली को टाइम लिया और इन्हें दिया गया कि आप इतने बजे आके मिल लें और फिर ना मिलने दिया गया हो, तो इस तरह की कोई चीज हमारे सामने टैंजिबल ना है, व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ये वहीं जाके वही स्टंट्स इन्होंने करने हैं कि कैमरा के सामने खड़ा होने कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा जी, वेयरएज इट इज नॉट दैट वे। अगर इन्होंने टाइम लिया है गवर्नमेंट से और हमने इन्हें कहा है कि हमें मिलवाते हैं, अगर वो हमारी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो अगर मिलवाने का टाइम दिया और नहीं मिलने दिया गया तो फिर जरूर बताएं। राना आतिफ साहब, इट इज नॉट आवर फॉल्ट। ये तो तमाम सवाल आपकी जानिब उठ रहे हैं। फिर ये मुझे बड़ा इनकी बात बड़ी मजाया लगी है। कह रहे हैं कि हमें रिक्वेस्ट, भाई मेरे रिक्वेस्ट नहीं होती, ये एक कोर्ट ऑर्डर है। बड़ी संजीदा बात है कि ट्यूसडे को फैमिली की मुलाकात होनी है। कि आपको हम हर दफा आपको छुट्टी डालें, आप क्या वॉइस रहे हैं? ये कोर्ट ऑर्डर है कि ट्यूसडे को खानदान के लोगों की मुलाकात होनी है। और आज को मैं बता दूं कि पिछले 4 हफ्ते से खानदान की मुलाकात नहीं हो सकी।
लास्ट ट्यूसडे हम सारे एमएनएस वहां पे मौजूद थे अडियाला के बाहर, उन्होंने कहा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती फैमिली की, अलीमा बीबी को नहीं मिलने देगा, सलमान अकरम राजा को, उनके लॉयर को भी नहीं मिलने देगा। साहब आपकी मेहरबानी, आपने क्लियर किया कि पिछले 3 हफ्ते मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले मुलाकात तो होती नहीं है। चले एक तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, मुलाकात होती ही नहीं है, तो आपने कह दिया कि 3-4 हफ्ते से नहीं हुई, उससे पहले हुई है। मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, आप बात जी मैं सुन रहा हूँ आतिफ भाई, आप जरा ओवर एफिशिएंट बन रहे हैं, बात तो पहले सुन लें, पहले मेरी मैं क्या कह रहा हूं। सुन रहा हूं आतिफ भाई, आपकी बात सुनी है ना? आई एम लिसनिंग। जी सुन रहे हैं। थैंक यू इरफान साहब, मेहरबानी आपकी। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी और आज कह दिया गया जी परसों मुलाकात होगी। मुझे बताएं, ये आप जितने भी आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी जर्नलिस्ट से पूछें, ये जो जुबैर उमर है जो इनके गवर्नर सिंध थे, उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ यहाँ पे थे, जेल में थे, तो 150-150, 200 बंदा मिलता था, ये पूरी खुली डुली मुलाकात होती थी, बल्कि लंच और खानों का एहतमाम किया जाता था, और वकीलों के आने जाने भी कोई टाइम की कोई पाबंदी कोई नहीं थी। शहजाद इकबाल एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि हम तो सारे खुद मिल के आते थे, कोई इवन साफी जाके मिलते थे। और आज मेरी भी उनसे मुलाकातें रही हैं वहां पे, वैसे अडियाला में मोहतरमा मरियम नवाज से और जनाब नवाज शरीफ साहब से मेरी भी वैसे थे साफी, वहां मुलाकातें रही हैं। तो आप इस चीज की देखें, वो इनकी पार्टी के गवर्नर थे, इनके स्पोक्स पर्सन थे मियां नवाज शरीफ के। उन्होंने कहा कि 150, 200 बंदा जाके मुलाकात करता था खुले कमरों में, एसी वाले कमरों में। और आज देखें ये वक्त गुजर जाएगा। मैं इनको ये बात बता नहीं ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा मैं बयान कर सकता हूँ। ये 150-200 बंदा तो मैंने, क्योंकि 1-2 मुलाकातें हमारी हुई, एक मुख्तर साहब वफ्द जरूर होता था, 2-4 लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली होती थी, उनकी मुलाकात का एहतमाम एक कमरे में जो पुलिस की इंतजामिया का कमरा था, वहां मुलाकात जरूर हुई जो मैंने विटनेस किया है। 150-200 बंदा मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं आपको वो जो आपने आपका जो जुबैर उमर है, मैं तो आपको उनकी रिटन मैं आपको उनकी स्टेटमेंट भेज दूं, उन्होंने प्रोग्राम में कहा है। ठीक, तो मेरा पॉइंट ये है, चले नंबर को आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन ये है कि उनकी कोई मुलाकात में कोई रोक टोक नहीं थी। लेट्स नॉट मेक अ फस अराउंड के नंबर कितने थे, लेकिन ये कि उनकी मुलाकात के अराउंड मुलाकात में कोई रोक टोक कोई नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ठीक बात। तो आज इमरान खान साहब ने कोई मुलाकात करनी हो, कोई चीज करनी हो, इतनी ज्यादा रुकावटें, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। और ये मैं आपको बात बता दूं कि इमरान खान ये जो 25 करोड़ लोगों का सबसे मकबूल लीडर है, और ये 8 फरवरी को ये साबित हो चुका है। आप ये ना करें, हमें आप पता है आपके जमहूरी क्रेडेंशियल पहले ही बड़े कमजोर थे, और अब तो ये लोगों को पता लग चुके हैं कि आपके जमहूरी क्रेडेंशियल हैं क्या। तो इसलिए ये आप जो कर रहे हैं चीजें, हाँ, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप ना किसी कानून को मानते हैं, ना किसी आइन को मानते हैं, और आपको जमहूरी चले कादिर भाई, पीपल्स पार्टी के पास तो जमहूरी क्रेडेंशियल्स है ना जी। मैं एक सेकंड चाहता हूं, मेरी गुजारिश है कि मैं सिर्फ 1 सेकंड चाहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी बातें, ये जो कह रहे हैं कि 200 मुलाकातें करवाते हैं। मैं याद कराना चाहता हूं कि वो दिन याद करें, और इन्हें अल्लाह ताला उस चीज की सजा दे रहा है कि जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा वहां पे हॉस्पिटल में डेथ बेड पे थी, इन्होंने फोन पे बात नहीं कराई, और आज ये मोरालिटी पे और हमें लेक्चर दे रहे हैं कि यार ये इन्होंने क्या जुल्म किया। और ये ठीक, ये हकायक ऐसे ही हैं, ये बड़ी तल्ख हमारी तारीख है। लेकिन कादिर साहब जो पीपल्स पार्टी ने, मैं ठीक है मेरे साथ रहे कादिर साहब, लेकिन इस सबके बरस पार्टी ने भुगता है, मेरा नहीं ख्याल इन दोनों सियासी जमातों ने उस कदर एक लंबी स्ट्रगल या उस कदर चीजों को फेस किया हुआ है। आप सब ने भी ये सब कुछ देखा हुआ है। अब इसमें तारीख में जाना, माजी में जाना, किसने किसके साथ क्या किया, और फिर उसे जस्टिफाई करना कि आज भी ये हो रहा है तो ये मकाफाती अमल है, क्या यूं ही चलती रहेगी? ये दायरों के सफर में हम रहेंगे? जी लगता तो ऐसी है। शॉर्ट अगर मैं जवाब आपको दूं, दूसरा राना सिकंदर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं तो कान तरस गए ऐसी बात सुनते हुए। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत का कोई सबूत दिखाओ जिन्होंने जेल खानाजात को, आईजी या सुप्रीम को लेटर लिखा हो कि पीटीआई के लोगों को ना मिले। ये तो बहुत जबरदस्त लतीफा है, मैं तो सुनते ही बड़ा हैरान हो गया। ऐसा कोई लेटर लिखते, फिर वो लेटर जानी साहब या राना साहब या मेरे हाथ लगे कि जो हम उनको दिखा दे, फिर दिखाने के बाद क्या करेगा वो एक बड़े जबरदस्त लतीफा सुनाया उन्होंने। दूसरी बात है, मुझे ये भी, मैं इसकी हिमायत करता हूँ कि जेल में मुलाकात में पहले कह रहा हूँ, आइन का आर्टिकल 10 है, बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि आपको वकील की, फैमिली की, इसकी एक्सेस जरूरी है। ये रोज मिलती कि वकील मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पेशी होती है, पेशी से पहले
जाके मशवरत कर रहा हूँ कि मैंने पेशी में क्या आर्गूमेंट करना है, तो गाइडेंस जरूर क्लाइंट से लेते हैं। हाँ। नहीं, रोज क्यों मिलते हैं? हाँ। जो वकील नहीं है वो भी मिलते हैं। हाँ। तो ये नहीं समझ से बाल आता है। तो सवाल ये है, क्या इमरान खान साहब की वो स्पीच याद नहीं है कि मैं जेल से एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसको जेल कहते हैं? याद है सारी चीजें वो? तो ये मुकाफात अमल है। मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए और इंतकामी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, मगर मुकाफात अमल भी एक चीज होते हैं सारे। और फिर जब मीडिया रिपोर्ट ने दिखाई, क्या आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का वो काल कोटली देखी? वो तस्वीर सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है, जो बीबी शहीद उनसे जो है ना वो मिल रही है। ना उसमें खिड़की है, ना कोई रोशनदान है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें अगर आप इमरान खान साहब की जेल के वो कमरा जो मीडिया ने दिखाया, 8 कमरों का, किशमिश, पिस्ता, चिप्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, वॉकिंग ट्रैक, तो वो अपना खर्चा है ना, वो कौन सा हुकूमत के पल्ले से खा रहे हैं? ओ भाई, अपना खर्चा क्या क्या उधर बंगला तामीर करेंगे जेल के अंदर? क्या कोई जेल में कोई मैनुअल होता है, कोई कानून होता है? मैं 10 साल जेल के अंदर, मुझे एक एक कानून ज़बानी याद है। क्या आप अपना बंगला तामीर कर दे? फिर नौकर चाकर रखे? खुदा का वास्ता, कोई जेल होता है और जेल भी सजा याफ्ता आदमी के लिए। चलो मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपका, जनाब राना आपका, जनाब राना सिकंदर रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमें वक्त दिया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे दो बड़े अहम मौज़ूआत की जानिब। भारत जंगी जुनून में नई टेक्नोलॉजी इस खत्ते में लेके आ रहा है, लेज़र टेक्नोलॉजी हथियार, जो कि टारगेट को हिट करने के लिए है। और फिर जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसमें हथियार अमेरिका के इस्तेमाल कैसे? एक ब्रेक के बाद। ये भारत की जो जुनूबी रियासत है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे इन्होंने करनौल का इलाका है जहाँ पे लेज़र हथियार MK2 उसका तजुर्बा किया है। ये लेज़र हथियार की मदद से इन्होंने फ़िज़ा में प्रवास करने वाले एक ड्रोन को ताकतवर शुआओं से तबाह। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब है, खत्ते में ताकत का तवाज़ुन कहाँ है, पाकिस्तान इससे कितना वेल अवेयर्ड है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को, जो कि दिफाई तजिया निगार हैं, और साथ जाफर एक्सप्रेस में जो असलहा इस्तेमाल किया दहशत गर्दों ने, वाशिंगटन पोस्ट की बड़ी होशरुबा रिपोर्ट है कि वो अमरीकी असलहा था, इन तक कैसे पहुंचा। और पाकिस्तान तो बार बार दुहाई दे रहा है कि अमरीकी असलहा है, अफगानिस्तान में जो सेंचुरीज हैं वो वहाँ पे पल रही हैं। इस पर बात करते हैं बेड साहब से। बेड साहब, ये क्या है लेज़र हथियार जो इंडिया ने जो सलाहियत हासिल की है, कितनी खबर दुरुस्त है, और पाकिस्तान यहाँ इसका जवाब क्या रखता है? बहुत शुक्रिया। देखें कि जो एक रिसेंट 13 अप्रैल को इंडिया ने क्लेम किया और उसने दिखाया भी कि एक एंटी ड्रोन बेसिकली वेपन सिस्टम है जो लेज़र की मदद से उन्होंने फायर किया है ड्रोन्स को, फिर एक कुछ ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को उन्होंने गिराया। तो इसमें बेसिकली कैमरे हैं और सेंसर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट करते हैं सब्सिक्वेंटली, और इसको फायर करके विद इन नो टाइम उसको गिरा देते हैं। अब ये खित्ते में जो रिसेंट डेवलपमेंट, स्पेशली मिडिल ईस्ट में हमने ये डेवलपमेंट देखी थी, फिर उन्होंने देखा पाकिस्तान ने इसमें एक था ड्रोन्स के बारे में पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, फिर तुर्किया के साथ इश्तराक भी हमारा हो रहा था, तो देयरफॉर उनको भी एक खतरा था। लेकिन देखें ये पहले ट्रायल थी, तो उससे ये है कि यकीनन खित्ते में एक तवाज़ुन वाली बात जो होती है, तो एक वो फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन इससे यकीनन पाकिस्तान ने अपने इस पे यकीनन इस पे स्टेप्स लेगा, और पाकिस्तान यकीनन हो सकता है पहले पाकिस्तान ने इस पे कोई काम इस पर ऑलरेडी हो रहा हो, तो वो कुछ अरसे बाद पता चलेगा। लेकिन देखें कि हमने जो हमारे सामने बड़ी वाज़ेह मिसालें हैं, आप देखें इजरायली ड्रोन सिस्टम जो है, आयरन ड्रोम जो था, वो देखें कि वो स्टार्ट होता है 10 किलोमीटर से, इसमें इनका जो आयरन ड्रोम और इसके बाद इनका स्लिंग सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, फिर इसके बाद एरो है, फिर इसके बाद उन्होंने रखा हुआ था थाट था, फिर पैट्रियट सिस्टम था। इसके बावजूद आपने देखा कि जब हमास ने पेनिट्रेशन की, हमास वाले उतर गए थे और उस वक्त उनका जो सिस्टम काम नहीं आया। सिमिलरली फिर जब ईरानियन अटैक्स हुए थे तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स गए थे, बट स्टिल दे मैनेज, और उन्होंने जाके स्ट्राइक्स किए हैं। तो मेरा ख्याल में इट इज मेच्योर कि हम इस पे वो जिस तरह दावे कर रहे हैं, देखे कुछ चैनल्स तो कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स भी गिरा सकता है, ये जहाज भी गिरा सकता है, ये मिसाइल भी गिरा सकता है, और कुछ डिफरेंट क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक वायरल वीडियो है जनरल बख्शी साहब की, जिसमें वो रोना पीट रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है, हम पीछे रह गए हैं। J-35 उनके पास है, उनके पायलट ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं,
हमें अमेरिका ने F-35 का लारा दिया हुआ है। देखिए 80 to 120 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज है और एक देखिए एक उसकी फ्लाइट $36,000 में पड़ती है। तो और जनरल बख्शी तो ये रोना रो रहे हैं ना कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसे तैयारी हासिल कर रहा है जिनका जवाब और तोड़ भारत के पास नहीं है। एग्जैक्टली देखें, ये है आज से चंद एक साल पहले भी उनके परवीन सानी है, बड़ा डिफेंस उनका प्रवीण स्वामी टैंक है। जी हाँ, परवीन सानी ने ये कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चीन के इश्तराक से हमसे उन्होंने कहा था आगे निकल चुका है। एक साल पहले की बात की थी उन्होंने कहा था अगर फ्यूचर वार में अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान यूज कर सकता है तो देख लें पाकिस्तान चीन की मदद से इश्तराक से पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटीज हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और देखिए ये मैसेज तो बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को देने की कोशिश की है, लेकिन इट इज मैन बिहाइंड द गन। आपने रिसेंटली देखा बालाकोट वाला देखा, इसके बाद हमारे जो जहाजों ने उनके जहाज गिराए अभिनंदन साहब को ले आए थे, तो वो हमारी कैपेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक मीडिया हाइप भी है। ठीक है, मीडिया हाइप है, घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल बख्शी का आपने भरपूर दिया। अब जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, उसके बाद अब पाकिस्तानी अखबार या इंडियन अखबार या कोई और अखबार रिपोर्ट नहीं कर रहा, अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, और बता रहा है कि वो जो असलहा था वो अमरीकी है। अमरीकी असलहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के हत्थे कैसे चढ़ा, कहां से आया? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। और वाशिंगटन पोस्ट वैसे पहला अखबार नहीं, ये पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पे खबर स्टोरी की थी, अल जजीरा ने भी इस पे स्टोरी की है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी इस पे स्टोरी की थी वेपन्स पे। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का टाइटल स्टोरी ये थी कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स डीलर एंड दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस तरह थी। और फिर एग्जैक्ट डिटेल्स अल जजीरा ने भी दिए और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिए। इंटरेस्टिंगली देखिए वाशिंगटन पोस्ट ने बात ये की है कि जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, पाकिस्तान ने क्लेम किया था इसमें अमेरिकन वेपन यूज हुए, तो 3 ऐसे वेपन थे जो उनको दिखाए गए। ओवर 33 मेरा ख्याल में इतने कोई इससे ज्यादा थे वेपन दिखाए गए। टोटल जो अमेरिका जो रिकवर हुए थे टेररिस्ट से, जो 3 इसमें जाफर एक्सप्रेस के हमले में शामिल वेपन्स थे, उनको ट्रेस आउट किया है। ये कब बने थे, कहाँ मैन्युफैक्चर हुए थे, इनका सीरियल नंबर कहाँ था, क्या था, और ये सारा उन्होंने लोकेट करते पीछे जाके अमेरिका में। तो वो एस्टेब्लिश किया ये अमेरिकन वेपन्स थे वो यहाँ पे यूज में। अब देखें कि किस तरीके से यहाँ पे आए हैं। एग्जैक्टली अब जो आपने देखें, अब बात ये है कि जब अमेरिकन क्लेम ये करते हैं रिकॉर्ड पे है 2005 से लेकर 2021 तक $18.6 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्ट किया वेपन्स और इनकी जो आर्मी खड़ी की थी। जब बाद में जब वो विड्रॉ कर गए तो दे लेफ्ट रिकॉर्ड पे $7.12 बिलियन के वेपन से। सिगार की रिपोर्ट है कि इसमें इतने ये वेपन छोड़ के गए थे, जिसमें अभी आप देखें उन्होंने लिखा है M4 भी है, M16 भी है, M24 भी है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें कि वो नाइट विजन डिवाइसेस हैं और लेजर फिटेड वेपन्स हैं। और पाकिस्तान फिर इसके बाद ये है कि ये वेपन्स जो है कि जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स डीलर, तो साउथ ऑफ कंदहार में पंजवाई में एक बड़ी मार्केट बनी है जहां पे एक तो ये ओपन सेल भी कर रहे हैं, और सेकंडली ये है कि ये लाइक माइंडेड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसमें अलकायदा है, फितना उल ख्वारिश है और ब्रास वाले हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं, उनको वेपन दे रहे हैं। सिंस दे आर यूजिंग देम एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो इनको कर रहे हैं। और इसी तरह काबुल में प्लेस नोन एज मुजाहिदीन बाजार, वहां पे भी ये वेपन्स अवेलेबल हैं। अभी देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि वी हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उन्होंने कहा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स हमने पीछे छोड़े हैं। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने कहा यही अलमिया है सर, यही अलमिया जिस पे पाकिस्तान को भी तशवीश और वाक़ई भी दला रहा है कि अमरीकी हथियार है, वहाँ पे दहशतगर्दों के हत्थे क्यों चढ़े और उन्हीं हथियारों से फिर पाकिस्तान में हमले किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।